करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में लगातार पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है स्टूडेंट हमारा गेहूं का, वीट का। शायद आप सब होगा, बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। गेहूं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में, यदि आपसे यहां से क्वेश्चन यदि निकल जाए, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहां पर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करवा रहे हैं आपकी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फैमिली ऑफ गेहूं किस परिवार का को पहचान करके बताना फ्रेंड्स कि गेहूं जो है वो कौन से परिवार का सदस्य आपको लगता है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पेपर में लगातार पूछे। किस परिवार का होगा स्टूडेंट्स गेहूं, आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया क्या ये सोलेनेसी परिवार का सदस्य है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा ग्रैमिनी परिवार का सदस्य है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है मालवेसी परिवार का सदस्य है, या स्टूडेंट्स ये हमारा कुकुरबिटेसी परिवार का सदस्य है। बताइए, ये क्रॉप प्रोडक्शन का आपका क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। ये आपका किसका क्वेश्चन है, फसल उत्पादन का ये क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। किस आंसर के साथ जाना चाहते हैं जरा मैसेज करके बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ओके। और चलिए ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो ग्रैमिनी होगा। स्टूडेंट्स ग्रैमिनी एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स आपका पोएसी। ग्रैमिनी को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को स्टूडेंट्स है। ये आंसर सही लग रहा है आप लोगों को, बोले यस। को क्या कहते हैं, तो या तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैमिनी परिवार कि भैया ये ग्रैमिनी परिवार होगा, या स्टूडेंट्स ये क्या होगा हमारा पोएसी परिवार होगा। दोनों एक ही चीज है, इसको हम ग्रैमिनी लिखेंगे या तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पोएसी लिखेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा पेपर में यदि आप लोगों से यदि पूछे जाए आसानी से बनेगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों से पेपर में जाते हैं कि भैया गेहूं का परिवार क्या होगा। अब यदि आपसे पेपर में जाए व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस, क्वेश्चन क्या जाए आपसे, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ गेहूं, ठीक है, का उत्पत्ति स्थान, गेहूं का उत्पत्ति स्थान, ठीक है, कहां है, मतलब गेहूं जो है पहली बार कौन से देश में देखा गया, गेहूं कौन से देश में पहली बार पैदा हुआ, ठीक है, उसका रिकॉर्ड किसके पास में है। ठीक, ये आपसे पेपर में पूछा जाता। तो क्या स्टूडेंट्स ये इंडिया के पास में है, भारत के पास में है, क्या स्टूडेंट्स ये जो रिकॉर्ड है वो चाइना के पास में, चीन में इसकी उत्पत्ति हुई है, या स्टूडेंट्स इसका जो रिकॉर्ड है वो टर्की के पास में है, या स्टूडेंट्स इसका जो, ठीक है, रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, किसके पास में, यूएसए अमेरिका के पास में है। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप ऑप्शन ए को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोई जो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहता हो कि सर मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। और कोई अपने हिसाब से यदि आंसर देना चाहे तो जरा बताइए। ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं, चाइना के साथ जाएंगे, ओके सर हम चाइना के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर चाइना भी नहीं है,
इसका करेक्ट आंसर चाइना नहीं होगा। और बताओ, ऑप्शन नंबर सी होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, टर्की। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, तो सर इसका उत्पत्ति स्थान जो है सर वो टर्की है। सर ये टर्की यदि हमें ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या मिलने वाला है ऑप्शन में, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसका करेक्ट आंसर जो है वो टर्की यदि ना मिले तो क्या ऑप्शन मिल सकता है, एनीवन। तो स्टूडेंट्स जो टर्की हमारा आता है वो लोकेशन कौन सी है, तो लोकेशन है स्टूडेंट्स हमारी वो दक्षिण पश्चिम एशिया। कौन सा है, साउथ वेस्ट एशिया। टर्की जो देश है वो कहां पर है सर, टर्की जो देश है वो साउथ पश्चिम एशिया में है, दक्षिण पश्चिम एशिया का हिस्सा इसे माना जाता है। यदि आपके एग्जाम में दिया जाए तो आप लोगों से आसानी से यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आसानी से बन जाएंगे, नहीं बनेगा, बोल सर बिल्कुल बन जाएगा। अब यदि आपसे यही अभी बताएंगे, अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू चल ले रहे हैं कि आप पहले एक बार जरा क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज दी, ठीक है, व्हाट इज दी सेलिंग परसेंट, व्हाट इज दी सेलिंग परसेंट ऑफ वी, गेहूं का सेलिंग प्रतिशत है। अब इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप बता दो तो मान जाएं। सेलिंग परसेंटेज क्या होता है गेहूं में, क्या स्टूडेंट्स ये 40% होता है, क्या स्टूडेंट्स 60% होता है, क्या स्टूडेंट्स ये 80% होता है, क्या स्टूडेंट्स ये 100% होता है, ये सेलिंग परसेंटेज है क्या। अच्छे अच्छे बच्चों को तो आज तक यही समझ में नहीं आया सेलिंग परसेंटेज। अब आपको यदि बन जाए तो आप जरा बता दीजिए कि सर हाँ हमें पता है सेलिंग परसेंटेज क्या होता है। किसे कहते हैं भाई सेलिंग परसेंटेज, 80% होता है सेलिंग परसेंटेज, ओके वेरी गुड। चलिए, अरे ये तो मैसेज करके बता दो बच्चों कि ये सेलिंग परसेंटेज होता क्या, क्योंकि लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है ये सेलिंग परसेंटेज। ये होता क्या है सेलिंग परसेंटेज, जी। तो गुणवत्ता ज्ञात करने का एक तरीका है सेलिंग परसेंटेज, क्या निकालने का सर, गुणवत्ता निकालने का एक तरीका होता है, एक पैरामीटर होता है सेलिंग परसेंटेज। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इससे क्या निकाला जाता है सर, इससे गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। मूंगफली में भी ये किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया ये क्या चीज होती है, तो स्टूडेंट्स सेलिंग परसेंटेज जो होता है ये क्या करता है, क्या चीजें बताता है, गुणवत्ता बताता है कि भैया जो सामने वाली फसल आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स क्या गुणवत्ता होनी चाहिए जरा बता दीजिए, किसकी सर, गेहूं की गुणवत्ता। इसमें एक प्रकार की गुणवत्ता बताई जाती है सेलिंग परसेंटेज में। तो स्टूडेंट्स मूंगफली का ये हो गया, मूंगफली छिलका, और उसके अंदर क्या हो जाते हैं सर, दाने हो जाते हैं। वैसे ही क्या हो गई सर, ये गेहूं हो गई, गेहूं के अंदर क्या होता है, तो सर गेहूं के अंदर फिर उसका क्या होता है, बीज होता है खाने वाला। बोलिए सर, जैसे मक्का, सर मक्का के ऊपर भी आपने देखा होगा, मक्के के ऊपर का कुछ आवरण, आवरण ऐसे होता है, अंदर जो है उसका खाने वाला भाग होता है, ऊपर तो छिलका होता है। तो स्टूडेंट्स जो छिलका वाला भाग होता है, ठीक है, क्या उसे सेलिंग कहा जाता है, क्या उसे सेलिंग कहा जाता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सेलिंग क्या है, जी।
एनीवन, क्या छिलका वाला भाग है या गूदा वाला भाग है? किसे सेलिंग कहा जाता है, छिलका को कि गूदे को? हिंट कर दिए हैं, जरा बता दो। गूदे को कहते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स सेलिंग परसेंटेज, ठीक है, क्या करना होता है? तो सर गुठली या बीज को अलग करना होता है। गुठली या बीज या स्टूडेंट्स जो छिलका होता है उसे अलग करने को कहते हैं। ठीक है, सेलिंग का मतलब क्या होता है सर? सेलिंग का मतलब होता है इसका छिलका, इसका छिलका। तो गेहूं में स्टूडेंट जो छिलका ऊपर का जो आवरण होता है वो कितना परसेंट होता है? अंदर गेहूं की क्या रहती है? तो सर गेहूं का पहले क्या रहता है सर? भूसा भी बनता है ना। तो गेहूं के ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके से बहुत बड़ा छिलका होता है जब उसको मशीन में डाल के थ्रेसिंग किया जाता है। क्योंकि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी प्रोसेस में एक और नाम आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग करना। सुना है थ्रेसिंग? बोले क्या कर रहे हैं? बोले सर थ्रेसिंग चल रही है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? छिलके से बीज को अलग अलग कर रहे हैं। करते हैं क्या घरों में? खेत में लेकर जाते हैं थ्रेशर, मशीन का भी नाम रहता है थ्रेशिंग मशीन या थ्रेशर मशीन। बोले यस सर बिल्कुल करते हैं। तो स्टूडेंट्स थ्रेशिंग का मतलब भी वही है, सेलिंग का मतलब भी, सेलिंग मतलब बेचने वाला मत सोच लेना कि सर ये बेचने वाला सेल होगा। वो बेचने वाला सेल SALE वाला होता है, SALE ये वाला सेल, सेल मतलब ये वाला बेचने वाला सेल होता है, ये होता है बेचना। ये सेलिंग का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है छिलका, छिलका निकालना। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। एक और नाम होता है इसी में, इनका एक और नाम है सर, इसका मतलब होता है डी ह्यूलिंग, डी ह्यूलिंग होता है। बोले यस सर। या इसी का एक और नाम होता है क्या? डी कॉर्टिकेटिंग। कॉर्टिकेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीज निकालना। क्या करना? बीज निकालना। मतलब कोई भी गुठली वगैरह है तो उससे क्या कर देना? बीज को अलग कर देना। जैसे हम आम की गुठलियां निकाल लेते हैं और आम अलग कर देते हैं, इमली की गुठलियां निकाल लेते हैं, इमली को अलग अलग कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते ऐसा? तो जो जिसमें गुठलियां वगैरह निकाल लेते हैं तो कुल मिला के क्या होता है? छिलका या गुठलियां वगैरह निकाल लेना क्या कहलाता है सर? इसको हम लोग सेलिंग भी कहते हैं, थ्रेसिंग भी कहते हैं और डी ह्यूलिंग या डी, ठीक है, कॉर्टिकेटिंग के नाम से जाना जाता है, इसे बीज निकालना कहते हैं। आई होप यदि आपके पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों से आसानी से यहां से क्वेश्चन बनेंगे। डी हॉल्किंग या डी कॉर्टिकेटिंग के नाम से जाना जाता है। बन जाएगा क्या पेपर में? यदि आपसे सेलिंग पूछ लिया जाए कि भैया सेलिंग क्या होती है, तो ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में यदि कभी आ जाए तो अब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या इसके आंसर? जी, मैसेज करके बताइए। क्योंकि ये मूंगफली में, गेहूं में, सोयाबीन में, आपका मटर में लगातार पूछा जाता है किसका कितना परसेंटेज होता है। तो इसका आंसर क्या लगा के आओगे? बताइए, सोच के देखो। अब क्या स्टूडेंट्स, जो आपका गेहूं होती है वो क्या स्टूडेंट्स 80% जो आप बता रहे थे, क्या 80% उसमें छिलका होता है क्या गेहूं में? क्या गेहूं में 80% छिलका होता है? सर नहीं, 80% तो नहीं होगा। 40 सर, 40 भी नहीं होगा, 100 तो हो ही नहीं सकता। फिर बीज कहाँ रहेगा? यदि 100% छिलका हो जाएगा, मतलब पूरा भागे यदि 100% यदि हो जाएगा, सर 60% उसका क्या होता है सर? 60% होता है उसके अंदर का गूदा, ये अंदर का गूदा 60%, और जो बाहर का छिलका होता है वो 40%। ऐसा क्या होना चाहिए सर? सेलिंग का मतलब होता है छिलका। कितना परसेंट छिलका होता है इसमें? तो सर ये बाहर का जो आवरण होता है इसे कहते हैं छिलका, और छिलका जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सेलिंग। तो 60% छिलका होता है गेहूं में और 40% होता है बीज। 40% बीज है बेटा, छिलका नहीं है। उसको सेलिंग मत बोल देना 40% को। समझने की चीजें हैं, गलती यहीं पर होती है, एक बार में समझ जाना। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब होता है छिलका। तो गेहूं में कितना परसेंट छिलका होता है? भूसा। अरे आपने देखा होगा ना, यदि खेतों में मशीन जाती है तो भूसा ज्यादा बनता है, गेहूं कम निकलती है। और क्या बताएं?
ऐसा कभी हुआ है कि गेहूं ज्यादा निकल गई और भूसा कम बना? किस किस के साथ ऐसा हुआ, जरा बताओ। भूसा ज्यादा बनता है, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। क्लियर हो गया होगा? तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग। इस तरीके के हम लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वाइज, ठीक है, क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा आप देखिएगा जी जी। सेलिंग की परिभाषा, सेलिंग की परिभाषा छिलका कहते हैं सेलिंग को। उसकी क्या परिभाषा होगी? सेलिंग को छिलका कहते हैं। उसकी क्या परिभाषा लिखना है आप लोगों को? उसकी कोई परिभाषा बनेगी क्या? जी, उसकी परिभाषा भी लिखवाएं। सेलिंग क्या होती है? सेलिंग की कोई परिभाषा बनेगी? आपको यदि लिखने का शौक है, कॉपी सजाने का यदि शौक है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखवा देते हैं। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स इसका मतलब? जी, तो इसका मतलब होगा किसी फल के, किसी फल के ऊपरी आवरण, किसी फल के ऊपरी आवरण को सेलिंग कहते हैं। क्या लिखा है उसमें? लो, छिलके को सेलिंग कहा जाता है। जी, क्या होगा? सेलिंग इज a cover of the seed। लो, बीज के ऊपर का जो कवर होता है उसे क्या कहा जाता है? सेलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये लिखने की चीज थोड़ी बता दी है आप लोगों को। चलिए, ओके, अब क्वेश्चन वाइज जाते हैं। अब आप बताइएगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स पेपर में लगातार जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते स्टूडेंट्स हमारे वनस्पतिक नाम से, जी, बॉटनिकल नेम से बनते हैं। पेपर में हमसे बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होगा, तो मैसेज करके बता दो जरा फटाफट, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ट्रिटिकम सटाइवम। ओके, और कोई ट्रिटिकम सटाइवम वाला यदि है, यदि आंसर देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं आप, ट्रिटिकम सटाइवम। और चलिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है आप सभी लोगों के द्वारा। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका ट्रिटिकम सटाइवम। चलिए, गुड, सही आंसर है भाई आप लोगों का। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसका गुणसूत्र क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है कि सटाइवम होता है? जी, सोच के बताइए। क्या होगा? ट्रिटिकम क्या होगा? एस्टिवम होगा? बोले यस सर, एस्टिवम होगा, सटाइवम नहीं होगा बेटा, है ना? चलिए, अब हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है? इसका गुणसूत्र आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम नंबर। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम नंबर कहते हैं। गुणसूत्र वो नर और मादा की जोड़ी। नर और मादा कितने होते हैं इसमें, जरा मैसेज करके बताओ, कितने नर और मादा होते हैं इसमें? बेटा अपना वीडियो वाला ऑप्शन बंद करें गौतम। 2
2n = ओके 2n = 42। वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2n = 42 होता है। नर और मादा मिला के जोड़ी कितनी होती है? 2n = 42 की होती है। चलिए, गेहूं में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया गेहूं में कितना % प्रोटीन मिलता है, तो जरा मैसेज करके बता दीजिए प्रोटीन कितना होता है गेहूं के अंदर। ओके, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो आप लोग जो है 5% कहना। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 5 से 6% होगा, या 10 से 12% होगा, या 15 से 18% होगा, या स्टूडेंट्स केवल 1 से 2% होगा? बताओ किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? कितने % इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है? और ये पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रोटीन से कि भैया कितना % प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए, जी नहीं बेटा, ऑप्शन ए नहीं होगा। इतना कम प्रोटीन थोड़ी पाया जाता है गेहूं में। यदि इतना कम पाया जाता तो हम गेहूं क्यों खाते? सही बात है कि नहीं? इतना कम यदि होता तो हम गेहूं खाते ही क्यों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ओके वेरी गुड। और कोई जो ऑप्शन सी के साथ जाना चाहता हो? ऑप्शन सी वाले और कोई बच्चे? चलिए, ऑप्शन सी नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। कितना %? 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, गड़बड़ मत कर देना। इसमें 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। और गेहूं स्टूडेंट्स 10 से 12 क्यों लिखा गया है? बोल सर 10 से 12 लिखने का कारण यह है कि स्टूडेंट्स गेहूं जो है वो अलग अलग वैरायटी की निकल कर आती है। बोल सर कैसे अलग अलग वैरायटी की कैसे होगी स्टूडेंट्स? तो एक गेहूं जिससे क्या हम बनाते हैं सर? रोटी बनाते हैं। एक गेहूं जिससे पाव तैयार किया जाता है, ब्रेड वगैरह तैयार की जाती है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो गेहूं स्ट्रेंस अलग अलग प्रकार की होती हैं, इस कारण से याद रखिएगा। अब आप लोगों से यदि पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि भैया बताइए, ठीक है, इसमें, ठीक है, हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? जी, हार्वेस्ट इंडेक्स। अब ये अपने आप में एक टॉपिक है हार्वेस्ट इंडेक्स का। क्या होता है बच्चों हार्वेस्ट इंडेक्स, जरा बताइए। बहुत ही इजी है। यदि आप समझ चुके हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग गया तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। जरा बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए इसका आंसर? किसे कहते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स? हार्वेस्ट इंडेक्स का परसेंटेज, क्या स्टूडेंट्स ये परसेंटेज 40% होगा? क्या स्टूडेंट्स ये परसेंटेज जो है वो 60% होगा? क्या ये परसेंटेज स्टूडेंट्स 10% होगा? या स्टूडेंट्स ये परसेंटेज जो है वो 80% होगा? हार्वेस्ट का सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। क्या होगा आंसर? 80%। हार्वेस्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? घर वाले कहते हैं हमने हार्वेस्टर लेकर आया है, हमने एक हार्वेस्टर वाली मशीन लेकर आया है, तो ये वही वाला हार्वेस्टर है। समझ जाओ आप जी। उस हिसाब से जरा थोड़ा सा लॉजिक लगा के बता दो किस आंसर को आप लगा के आना चाहेंगे पेपर में। जी, तो स्टूडेंट्स हार्वेस्टर का मतलब होता है हमारा कटाई। तो हम लोग स्टूडेंट जो कटाई करवाते हैं, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है सर? कटाई करवाना। तो हम लोग कटाई करवा के क्या निकालते हैं सर? बीज निकालते हैं। तो बीज कितना मिलेगा हमें? हम लोग हार्वेस्टिंग क्यों करवाते हैं जरा बताओ?
किसी ने भी आपसे पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, हार्वेस्टिंग करवाने जा रहे हैं, तो हार्वेस्टिंग क्यों करवाते हो आप, इतना बस बता दो मुझे, क्या होता है हार्वेस्टिंग करवाने से? तो सर फसल मिलती है हमें। हार्वेस्टिंग करवाने से क्या मिलता है हमें? सर हार्वेस्टिंग कराने से फसल मिलती है। तो भैया फसल मिलेगी तो उसका में बीज जो है वो कितना होगा, जरा लॉजिक लगा सकते हो आप लोग। बस यही चीजें आपको समझना है। यदि आप लोगों से हार्वेस्टिंग इंडेक्स यदि आ जाए कि भैया हार्वेस्टिंग इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, कैसे समझेंगे इसे? तो स्टूडेंट्स इसको समझने का एक फॉर्मूला भी है, पहले उस पर आ जाते हैं। इसका 40% जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालने का पेपर में लगातार कई बार फॉर्मूला पूछा जा चुका है, ठीक है, उस फॉर्मूले पर भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जरा फॉर्मूला लिखिएगा, हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? हार्वेस्ट इंडेक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है, यील्ड। ये स्टूडेंट्स इसका जो है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये सब किसमें होती है सर? ये होती है सबकी सब किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, और ये भी होती है आपकी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। अब स्टूडेंट्स एक हेक्टेयर में कितने जमीन होती है, जरा ये बताओ, कितनी एकड़ होती है? यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया एक हेक्टेयर में कितनी एकड़ होती है, जी, एक हेक्टेयर में 5 एकड़ जमीन होती है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप एक हेक्टेयर में 5 एकड़ लगा के आ रहे हैं, तो फिर 2.47, जी। और कोई जो 2.47 के साथ जाना चाहता हो, एनीवन? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर 2.47 एकड़ जमीन आती है, ठीक है। एक हेक्टेयर में कितनी आती है? 2.47 एकड़ जमीन आती है। पेपर में यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि भैया कितनी जमीन आती है। चलिए अब इसको निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूले को समझेंगे कैसे कि ये क्या कहना चाह रहा है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है, ठीक है, ये क्या है, कैसे इसको हम समझेंगे, जरा कोई एनीवन यदि बताना चाहे तो। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या कहा गया है? इकोनॉमिकल यील्ड, मतलब क्या होगा? फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई इसका? जी, हमें यदि तुड़ाई सूचकांक निकालना है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कुल मिला के तुड़ाई सूचकांक। हिंदी यदि आ गई आपको तो इस तरीके से आएगी, तुड़ाई, कटाई, तुड़ाई, इस तरीके के नाम आपको जो है वो यूज किए जाते हैं, तो बस आपको इससे पहचान करना होगा। फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है? पहला नाम जो लिखा गया है यहां पर, यदि आप नाम पर यदि ध्यान देंगे, पहले नाम लिखा है तुड़ाई सूचकांक में इकोनॉमिकल यील्ड। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है जी? आर्थिक। यील्ड मतलब क्या होता है सर? फसल। आर्थिक फसल मतलब जो हमें क्या हुआ, उससे मुनाफा हुआ, उसको हमें यहां पर देखना है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब नीचे क्या लिखा सर? बायोलॉजिकल, मतलब जो उगी है, बायोलॉजिकल उगी है, उसको लेंगे हम लोग, ठीक है। बायोलॉजिकल, या हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल यील्ड मतलब होती है फसल। बायोलॉजिकल फसल जो हमने उगाया, तो उगाते तो हम लोग पूरी फसल है, जड़ से लेकर कहां तक? ऊपर तक, लेकिन मिलती क्या है हमें? यदि मिलने की बात करें तो मिलता क्या है हमें, जरा ये बताओ। सर मिलता तो हमें वही है जो हम घर लेकर आते हैं, तुड़ाई करवा के लेकर आते हैं, मिलता तो वही है हमें। बोले यस, बिल्कुल ठीक। एक होता है रुपाई, एक होता है क्या सर? रुपाई करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? उसको कुल मिला के हम लोग बोलते हैं सर सोइंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? बुआई भी कहते हैं। एक होता है बुआई या रुपाई, एक होता है तुड़ाई। तो तुड़ाई ऐसे निकालते हैं कि भैया जो हमें बेचने को मिल गया, बेचने को जो मिल गया और जो हमने लगा दिया, वो है हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स ये हार्वेस्ट इंडेक्स हमें पेपर में लगातार पूछा जाता है कि भैया हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है। तो स्टूडेंट्स हार्वेस्ट इंडेक्स यदि इसका यदि आ जाए तो इसका हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है सर? 40% होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। फॉर्मूला यदि आया तो याद रखना,
हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? इंग्लिश नाम ही देगा वो आपको, हिंदी नाम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि हिंदी नाम देंगे तो आप समझ जाओगे तुरंत। ये 40% के आसपास में होता है। बोले चलो ये भी बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें फाइबर कितना परसेंट पाया जाता है? रेशा, इसमें रेशा कितना पाया जाता है? जैसे च्युइंगम खाने के बाद में च्युइंगम को आप खींच सकते हो, खींचते हो ना च्युइंगम को, कुछ लोग जो है च्युइंगम खाते हैं और उसको मुंह से खींचते हैं, ठीक है, बलून जैसा बना भी लेते हैं। बनाते हैं क्या बलून? आप लोग ने भी कभी ना कभी च्युइंगम खा के बलून बना ही लिया होगा, नहीं बनाया है? ओके, वेरी गुड। कुछ लोगों ने नहीं बनाया है। और आपने बना लिए हैं तो बोले यदि आप बनाना चाहें तो इसका भी बनता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का बनता है, लेकिन इसका भी आप जो है वो बलून बना सकते हो। जब इसको आप खाते हैं, जैसे कच्ची वाली यदि आप क्या खाएं, गेहूं यदि खाते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका भी जो, ठीक है, टेस्ट रहता है वो स्टूडेंट्स वैसे ही निकलता है। फिर उसी पैटर्न में स्टूडेंट्स ये क्या होती है, ठीक है, रेसेदार होती। तो कुछ परसेंट रेसा होता है, उतना ज्यादा नहीं होता च्युइंगम के जैसे, लेकिन कुछ परसेंट रेसा मिलेगा। कितना परसेंट रेसा मिलना चाहिए? एनीवन? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि इसमें रेसा का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, ज्यादा नहीं होता है च्युइंगम जैसे, इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स ये 1% होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 1.2% होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 2.2% होता है? या स्टूडेंट्स ये 0 होता है? 0% नहीं पाया जाता। जो भी आपको आंसर लग रहा है आप उसे मैसेज करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना आप पसंद कर रहे हैं। ओके, और कोई जो इसके अलावा भी दूसरे आंसर के साथ जाना चाहे? ऑप्शन सी के साथ भी जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही हिंट किया हूं कि इतना भी नहीं फैलता है कि च्युइंगम बन जाए, ना के बराबर होता है। कच्ची वाली यदि आपने गेहूं खाया होगा तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर। 1.2%। कितना? 1.2% इसमें फाइबर पाया जाता है, रेसा पाया जाता है। यस बिल्कुल। अब आप लोगों को यह भी बन जाएगा। चलिए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स कि ये जो गेहूं है हमारी, ये C3 प्लांट है या ये C4 प्लांट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। C3 प्लांट वर्सेस C4 प्लांट, C3 पौधा और C4 पौधा, C3 पौधा और C4 पौधा, ये कौन सा पौधा है? मैसेज करके बताइएगा किस आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं आप। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं C3 पौधा। चलो, C3 पौधा का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बोल सर ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो, कुल मिला के समझने के लिए उसे C3 पौधा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? C3 पौधे को हम लोग कुल मिला के बोलते हैं इनकी शॉर्ट हाइट होती है। कैसे होते हैं सर? शॉर्ट हाइट, इनकी कम ऊंचाई होती है। C4 पौधा का मतलब क्या होता है सर? C4 पौधे का मतलब होता है इनकी ऊंचाई क्या होती है सर? ये होते हैं टॉल हाइट के। इनकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है सर? टॉल होती है। ये क्या होते हैं? अधिक ऊंचे होते हैं, अधिक ऊंचे। समझने के लिए है, इनकी अधिक ऊंचाई होती है। अब यदि मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, गेहूं जो है वो छोटा है कि बड़ा है? इंसान यदि बाजू में खड़ा हो जाए जाके, कोई भी एक, ठीक है, 17 साल 18 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी जाके खड़े हो जाए तो गेहूं से ऊंचा ही निकलेगा। बोले हाँ जी सर। तो गेहूं छोटा हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ। तो इसमें गेहूं आएगा क्या C3 पौधे में? बोले आएगा। चलो, टमाटर किस में आएगा? टमाटर, टोमेटो किस में आएगा? C3 में आएगा। चलो, पोटैटो किस में आएगा? पोटैटो, आलू, आलू किस में आएगा? तो सर पोटैटो भी इसी में आएगा, आलू भी इसी में आएगा। चलो, ओके। यदि आपसे धान आ जाए, धान, राइस, जिसे हम लोग पैडी कहते हैं, राइस या इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं। धान किस में आएगा? सर धान भी इसी में आएगा। चलो, मैंगो, मैंगो किस में आएगा?
आम, आम इसी में आएगा। अब ये बताइएगा, जो मेज होती है मक्का, मक्का किस में आएगी? मक्का C3 है या C4 प्लांट का एग्जाम्पल है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मेज आपकी जो क्रॉप है, जो फसल है, ये आपकी स्टूडेंट C3 प्लांट है या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का C4 प्लांट है? जो भी आपका आंसर है उस आंसर को आप फटाफट मैसेज कर दीजिए। C4 लग रहा है, पक्का C4 लग रहा है? अरे वाह। तो स्टूडेंट्स मक्के के जब उसमें क्या आते हैं, फल आ जाते हैं, मतलब भुट्टा आ जाते हैं, तो मक्के के जब भुट्टा आ जाए उस समय में आप मक्के के पौधे के साइड में खड़े होकर देखना, मक्का का पौधा आपकी ऊंचाई से बड़ा ही निकलेगा। होता है? हमारी ऊंचाई से मक्का का पौधा बड़ा होता है? बोले हाँ होता है। तो मक्का किस में आएगा सर? ये C4 में आएगा। ये ट्रिक है, ये आपको ट्रिक है समझाने की, नहीं तो फिर C3 C4 की हाइट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकाली जाती है और ऑक्सीजन से निकाली जाती है। जिसमें आसानी से हवा पार हो जाए वो क्या होता है? एक और तरीका है, जिसमें आसानी से हवा आर पार निकल जाए या जिसमें सूर्य की किरणें पूरी पूरी पड़ जाए, वो होता है C3। ये जो छोटे पौधे जैसे आलू है, और आपका क्या हो गया, धान हो गई, आपका गेहूं हो गई, आपका स्टूडेंट्स और कौन सी सर, सोयाबीन हो गया, हमारा सोयाबीन हो गया। इस टाइप की जितनी भी फसलें हैं, ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि धूप निकलती है तो क्या इसमें पूरी पूरी धूप लग जाती है क्या सारे पौधों को? धूप यदि निकलती तो क्या जमीन तक पहुंच जाती धूप? बोले हाँ सर, जमीन तक धूप पहुंच जाती। लेकिन यदि स्टूडेंट्स किसी खेत में आम का बगीचा लगा है, ठीक है, मक्का लगी खेत में, तो स्टूडेंट्स धूप कितनी भी निकल जाए, जब पौधा बड़ा हो जाता है, हमारी हाइट से ऊपर का हो जाता है, तो स्टूडेंट्स जमीन तक धूप नहीं पहुंच पाती कुछ पौधों में, इसलिए फसलें पीली पड़ जाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने अक्सर। बोलिए सर, हमने मक्के में देखा मक्का पीली पड़ जाती है। लेकिन वो समझने का तरीका जो है वो उतना सही नहीं बैठता है। जो मैंने आपको बताया हूं हाइट वाला, इससे आपका आंसर हमेशा सही निकलता है। हाइट वाले से बन जाएगा क्या पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप लोगों से? चलिए, अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, जब भी आपने मक्के को देखा है तो स्टूडेंट्स सॉरी, जो गेहूं को यदि आपने देखा तो स्टूडेंट्स गेहूं हमेशा आपको येलो कलर की मिलती है। कभी ऐसा देखा कि भैया आपकी जो गेहूं है वो दूसरे किसी कलर की हो गई है? जब पक जाती उस समय शुरुआत में तो हरे कलर की रहती, ग्रीन कलर की, वो क्लोरोफिल के कारण है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन जब आप गेहूं लेकर आते हैं पकी वाली, वो हमेशा पीली होती है। तो जो स्टूडेंट्स पीलापन है, गेहूं का पीलापन किस कारण से होता है? येलो कलर ऑफ व्हीट, येलो कलर ऑफ व्हीट ड्यू टू विच पिगमेंट? पेपर में क्वेश्चन आता है, येलो कलर ऑफ बीट, ठीक है, ड्यू टू विच पिगमेंट? जी, गेहूं का पीलापन किसके कारण होता है? गेहूं का पीलापन किसके कारण होता है बताइए बच्चों? विटामिन डी के कारण होता है। ओके, विटामिन डी। मैंने यहां पर विटामिन नहीं पूछा हूं, मैंने यहां पर पूछा हूं पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है किसी कारक, कोई तत्व पाया जाता है। चलिए, एक नाम सुना क्या आपने? ल्यूटेन सुना है? ऐसा कुछ नाम सुना है क्या? हाँ या ना? जरा जल्दी से बताइए, इस नाम को कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना है, जरा वो भी बता दीजिए। आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया ये क्या है, तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ल्यूटिन।
ये तत्व होता है स्टूडेंट्स पीलेपन के लिए, ये तत्व क्या होता है, पीलेपन के लिए जवाबदार होता है, ल्यूटिन। बोले चलो ठीक, क्लियर है। वर्ल्ड स्टेपल फूड के नाम से इसे जाना जाता है। वर्ल्ड स्टेपल फूड किसे कहते हैं, वर्ल्ड स्टेपल फूड किसे कहते हैं भैया, ये स्टेपल का मतलब क्या है, वर्ल्ड स्टेपल फूड के नाम से जाना जाता है इसे, जरा बताओ स्टेपल फूड क्या चीज होती है। तो सर वर्ल्ड स्टेपल का मतलब होता है कि आप कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन आप लोग रोज सुबह शाम गेहूं की रोटी खाते होंगे। आपके आसपास किसी भी घर में देख लो, 24 घंटे के अंदर में उसके घर में गेहूं की रोटी जरूर बनेगी। प्रतिदिन का यदि एवरेज निकालें तो बनती है नहीं बनती, बोल सर बनती है। इंडिया में या किसी भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि जो स्टेपल है, मतलब जो मूल भोजन है, इसे क्या कहा जाता है, मूल, प्रमुख या मुख्य भोजन, मतलब जो ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा यूज करने वाला भोजन इसे माना जाता है, किसको, गेहूं को, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बोलिए यस सर। इसे एक और नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप। जी, इसे अनाजों का राजा कहा जाता है, सबसे ज्यादा, ठीक है, इसका यूज होता है, इसी कारण से इसे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है, क्या कहते हैं इसे, अनाजों का राजा भी कहते हैं। बन जाएगा क्या यदि आपसे यहां से पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो, या नहीं बनेगा, देख लीजिए, बन जाएगा, बोलिए यस बिल्कुल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स गेहूं जो है, ठीक है, शुरुआत में ही हमने आप लोगों को बॉटनिकल नेम लिखवाया था। क्या लिखवाया था हमने आपको, वनस्पतिक नाम लिखवाया था। तो आपको स्टूडेंट्स वनस्पतिक नाम जो है वो 2=42 लिखवाया गया है, जरा चेक करके देख लेना। बोले हाँ सर, वनस्पतिक नाम जो है, बॉटनिकल नेम जो है, पूरा पूरा यदि आप लिखेंगे तो आपको हमने बॉटनिकल नेम बताया 2=42। इसका जो, ठीक है, नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, तो सर इसका नाम होता है हमारा, टी का मतलब क्या होता है सर, टी का मतलब होता है ट्रिटिकम, और इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है एस्टिबम। बोले हाँ सर, ये तो अभी आपने बता दिए, फिर क्यों बता रहे हैं, समझिएगा जरा। ट्रिटिकम एस्टिबम होता है, ट्रिटिकम सटाइवम नहीं होता, पहली बात तो। ये जो नाम है स्टूडेंट्स, ये वाला नाम स्टूडेंट्स इंडिया में 95 या 96% मान के चलो, आप जैसे 95 लिख लो, 95% लगाई जाती है। इंडिया में क्या की जाती है, सबसे ज्यादा जो बुआई की जाती है वो किसकी की जाती है, तो सर ट्रिटिकम एस्टिबम की जाती है। इसलिए आप लोग इसको बार बार सुनते हो, गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम, क्यों, इसको क्यों पढ़ते हो। तो एक और है बच्चों, एक और है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या नाम है उसका, उसका नाम है स्टूडेंट्स ट्रिटिकम ड्यूरम, ड्यूरम। अब पता चले ये वाला नाम मिले ही ना कहीं, ये वाला नाम मिले ही नहीं कहीं, बोले सर ट्रिटिकम ड्यूरम मिला था, ये वाला नाम ही नहीं मिला, पता नहीं हमने और कोई आंसर लगा के आ गए। ये गलती मत कर देना, क्योंकि यदि ये वाला नाम मिलता तो उसके साथ में वो एस्टिबम न देकर कई बार सटाइवम दे देता है, ये वाला हटा देगा, सटाइवम कर देगा। तो ये क्या होता है, इसका गुणसूत्र कितना होता है, तो स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र होता है 2n=48। ये अलग वैरायटी है, ये वैरायटी अलग है, ठीक है, ये हमारी खाने वाली वैरायटी है, ये वाली वैरायटी अलग है। बोल सर ये वैरायटी अलग कैसे हो गई, ठीक है, इसका गुणसूत्र अलग हो गया, तो क्या ये जो लिखा गया है यहां सही लिखा गया, जरा बताना, 2n=48, सही सही बताना बिल्कुल, हाँ या ना, 2n=48, क्योंकि ये 42 लिखा है तो पक्का ये 48 होगा, ऐसा आपके मन में आता है, सही है क्या, बोलो, नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स ये सही डाटा नहीं है, आप कंफ्यूज होते हैं इस डाटा में।
2n = 28 होता है बच्चों में, 48 नहीं होता है। कितना होता है सर? 28 होता है। इसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो मार्केट से सोजी लाते हो, सोजी, सोजी का हलवा बोलते हो, सोजी का हलवा खाना है, खाए हो सोजी का हलवा? खाए हो कभी? देखें सोजी? बोले हाँ सर देखें, सोजी देखें। किसकी बनती है? बोले सर इस वाले गेहूं की बनती सोजी, इस वाले गेहूं की बनती है सोजी। चलो ठीक है, क्लियर है भैया। इसके बाद में स्टूडेंट्स, इसका यदि परसेंटेज देखें तो स्टूडेंट्स इसका पूरा परसेंटेज इंडिया में केवल 4% है। इंडिया में कितने परसेंट भाग में लगाई जाती? केवल 4% भाग में लगाई जाती। फिर 1% बच गया सर, तो क्या 1% में नहीं लगाई जाती होगी? तो लगाई जाती है स्टूडेंट्स, इंडिया के 1% भाग में भी लगाई जाती है। वो कौन सी वैरायटी है? तो स्टूडेंट्स उसका नाम भी यही है, इसी इनके जैसे है। क्या नाम है? ट्रिटिकम डाई कोकम। क्या नाम है? डाई कोकम, ट्रिटिकम डाई कोकम, याद रखिएगा। इस नाम की भी एक वैरायटी है। इसका गुणसूत्र कितना है? तो स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र है हमारा 2n = 14, 2n = 14। तो ये क्या है? ये किसके काम की है? तो सर ये खाने वाली जो हम लोग खाते हैं, ये सोजी के हलवे, सिवैयां वगैरह बनाते ना, सिवैयां बनाते हो, वो मार्केट में बनी बनाई सिवैयां आती है। बोले यस सर बनाते हैं मार्केट वाली सिवैयां, ये उसकी है। ये कौन लगाता है? तो स्टूडेंट्स ये सबसे लास्ट वाली जो है ये साउथ वाले लोग लगाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर वाले हिस्सों में नहीं लगाई जाती, पंजाब वगैरह में नहीं लगाई जाती है। ठीक है, ये लगाई जाती साउथ में, ये केवल 1% भाग में लगाई जाती है। ये गर्म होता है, खाने वाली ही है ये, गर्म वाली। ये वाली व्यापारिक उद्देश्य से लगाई जाती है। इससे क्या बनाया जाता है? सोजी का हलवा, सिवैयां वगैरह बनाई जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ये टॉपिक बन जाएगा पेपर में दिया आता है तो जरा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है इसको उगाने में? पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन इसको उगाता है? पहले नंबर में कौन है इसको उगाने में? पहले नंबर में इंडिया है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स पहले नंबर में कौन है? सर पहले नंबर में सर चाइना, फर्स्ट नंबर में इसको ग्रो करने में। ठीक है, इसको, ठीक है, प्रोडक्शन में यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन वाइज सबसे पहले नंबर पर कौन है? प्रोडक्शन जिसे हम लोग बोलेंगे उत्पादन, उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे में है इंडिया। इंडिया का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, फर्स्ट मत लगा देना। बोले यस सर। और पूरे विश्व का, यदि पूरे विश्व में 100% यदि गेहूं लगाई जाती तो पूरे विश्व का 12% तो इंडिया उगाता है। 100% में से 12% इंडिया में गेहूं उगाई जाती है। बोले यस सर। सबसे ज्यादा गेहूं इंडिया सेकंड नंबर में उगा रहा है, तो इंडिया में कोई होगा जो सबसे ज्यादा उगाता हो। कौन सा राज्य है जो इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है? क्या वो मध्य प्रदेश है? क्या वो उत्तर प्रदेश है? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? पंजाब? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं वो लगा दे रहे हैं, वेरी गुड। और कोई? पंजाब? कोई और आंसर देना चाहते हैं पंजाब वाले? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम बात करें जी, तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के नाम से ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बीट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो इंडिया में कौन कर रहा है? तो आप कह रहे हैं पंजाब कर रहा है, और मैंने आपको पंजाब ऑप्शन में दिया ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं एमपी उगाता है या छत्तीसगढ़ उगाता है। एमपी और छत्तीसगढ़ में कौन सा होगा? या उत्तर प्रदेश, कौन सा उगाएगा? तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन आपको दिए जाए उसमें से आंसर देना है, मन से नहीं देना है। ठीक है, कौन है पहले नंबर पर? सर पहले नंबर पर है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यूपी, याद रखिएगा, यूपी पहले नंबर पर है इसको उगाने में। चलो ठीक, क्लियर। फिर सेकंड नंबर में कौन है?
सर सेकंड में है फिर मध्य प्रदेश, एमपी का नंबर सेकंड है, एमपी का मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो कौन सा है सर, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट में कौन है फिर जरा बताओ, फर्स्ट में कौन होगा, उत्तर प्रदेश, सेकंड में कौन है मध्य प्रदेश, तो फिर तीसरे में कौन होगा सर, तीसरे में है हमारा पंजाब। लो ऑप्शन सारे मिलेंगे बेटा, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब नहीं मिलेगा, तो हम आंसर यूपी लगा देंगे, पंजाब भी साथ में मिलेगा और मैक्सिमम बच्चे पंजाब लगा के आएंगे और पेपर में फेल हो जाएंगे, पेपर में आप फेल हो जाओगे भाई। तो पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे में मध्य प्रदेश है, तीसरे में हमारा जो है वो क्या होगा, पहले में यूपी, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में पंजाब, गड़बड़ नहीं कर देना, बनेगा बोले यहां से यदि क्वेश्चन दिया आता है तो। ओके वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स गेहूं की वो कौन सी वैरायटी है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या है, डार्फ है, सबसे ज्यादा कैसी है सर, डार्फ, सुना है नाम डार्फ, क्या होता है तो सर डार्फ का मतलब होता है बोना, डार्फ का मतलब क्या होता है सर, बोनी किस्म। ऐसी कौन सी किस्म है स्टूडेंट जो बहुत छोटी होती, चने बराबर की हाइट की होती है, बहुत छोटे हाइट की होती है, ऐसी कोई किस्म जो सबसे छोटी हाइट की हो। तो स्टूडेंट्स एक किस्म है जिसका नाम है नौरीन, कौन सी, नौरीन 10, याद रखिएगा, नौरीन 10 नाम की एक वैरायटी स्टूडेंट जो सबसे छोटी हाइट की है, इसका व्यापारिक उपयोग किया जाता है, इसका कैसा यूज किया जाता है, व्यापारिक यूज किया जाता है। पेपर में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और, जी हाँ स्टूडेंट्स, टेस्ट वेट ऑफ व्हीट, गेहूं का टेस्ट वजन है, टेस्ट वजन है जी, गेहूं का टेस्ट वजन है, क्या स्टूडेंट्स गेहूं का टेस्ट वजन जो है वो 25 ग्राम है, क्या गेहूं का वजन स्टूडेंट्स जो है वो 30 ग्राम है, क्या गेहूं का वजन स्टूडेंट्स जो है वो 35 ग्राम है, या स्टूडेंट्स गेहूं का जो वजन है वो 40 ग्राम है, क्या होगा बच्चों जरा बताइए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। अब कुछ लोगों को तो यही समझ में नहीं आएगा कि ये टेस्ट वजन क्या होता है, एनीवन कोई बताना चाहे टेस्ट वजन के बारे में तो जरा मैसेज करके बता दो, टेस्ट वेट किसे कहते हैं, एनीवन जो भी बच्चा जानता है मैसेज करके बता दें। किसे कहते हैं बच्चों टेस्ट वजन, टेस्ट वेट, टेस्ट वेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी फसल, जैसे आपके घर में यदि गेहूं होगी तो स्टूडेंट्स टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन, ठीक है, किसी भी फसल के 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं सर, उसे हम लोग कहते हैं टेस्ट वेट। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया टेस्ट वेट जो है वो क्या होता है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, तो सर इसमें हमें लिखना है क्या, क्या लिखेंगे टेस्ट वेट में जी, वेट ऑफ 100 सीट, वेट ऑफ, तो सॉरी वेट ऑफ 1000 सीट, 1000 दाने, किसी भी फसल के 1000 दाने को टेस्ट वेट कहते हैं। 1000 दाने ले लो किसी भी फसल को, उसको नाप के देखो, 1000 दानों का जो वजन निकल कर आएगा उस वजन को टेस्ट वेट कहते हैं, ठीक है। बन जाएगा क्या, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया टेस्ट वेट क्या होता है, चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में कई बार आ चुका है टेस्ट वेट का, और अलग अलग फसलों के लिए आता है, तो ये प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं आपको स्कूल में,
गेहूं आपसे जब स्कूल में आप रहते हैं 11th-12th में, तो आपको स्कूल में कहते हैं कि भाई 1000 दाने गेहूं के, उनका वजन निकाल के लाना घर से। किसी को चावल का दे देंगे, किसी को मक्के का, किसी को सोयाबीन का। तो उससे क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, उनको एनालिसिस हो जाता है कि टेस्ट वेट क्या होता है। आपने नहीं किया होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम जाती है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।